बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गप शप। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कानत काज़मी। और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am a cricketer. We know that. Yes, I am a cricketer. Oh पाकिस्तानियों, ओ बता कितनी तरफियत चाहिए तेनू। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में इतनी खुशखबरी जी, इतनी गुड न्यूज हैं, लेकिन नेगेटिव लोग हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं, उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। व्हाट्स पॉजिटिव वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गया था, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। इमरान खान साहब ने बोला कि मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जो दुनिया को डोमिनेट करेगी। 2 साल गुजर गए इस बात को, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है। आई टेल यू हाउ। आईसीसी अवार्ड्स का भी कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कमेटी नहीं डालते वैसा कर रहे हैं। एक ही दफा अनाउंस करते हैं, अवार्ड्स हैं अनाउंस कर दें, एक शो करें जैसे करते हैं पूरी दुनिया, ऑस्कर टाइप का अवार्ड्स है ऐसे करें, नहीं उन्हें अनाउंस कर देते। वैसे होता था पहले, क्योंकि अब वो कोरोना है, लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, दैट इज दे आर नॉट डूइंग इट। बट हैविंग सेड दैट, बाबर आजम आ गया थे, छा गया। वाह। आईसीसी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर, तालियां होनी चाहिए। आज मैं आपसे बहुत तालियां बजवाऊंगा, तो अभी एडवांस से बता रहा हूं। 405 runs in 6 games at an average of 67.501, बहुत आला एवरेज है। एक सेंचुरी भी की इन्होंने। सबसे हाईलाइट जो था, क्योंकि मैचेस भी कम हुए प्रीवियस ईयर, तो उस वजह से 6 गेम्स हुए, बट द एवरेज स्पीक्स इटसेल्फ। ठीक है। बाबर आजम ऑन द कॉन्ट्ररी प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, इज अ कैप्टन टू, एंड जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी, हमें तो लग रहा था कि 92 के जो वर्ल्ड कप था वो वाली परफॉर्मेंस थी एज अ लीडर। यस, बिल्कुल ठीक कहा यूनस। लेकिन यहाँ पे मैं ऑडियंस को साथ साथ ये बताती भी चलूंगी कि हर एक कामयाब शख्स के पीछे, ये नहीं कहूंगी कि एक औरत का या मर्द का हाथ होता है, नहीं, उसका खुद का हाथ होता है। लेकिन बाबर आजम जो है, लाइफ में ना आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको कोई ना कोई मोटिवेट करता है, कोई इंसान मोटिवेट कर सकता है, कोई भी मोटिवेट कर सकता है, कोई चीज या जगह। तो बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा था, और मैं उस टाइम वो इंटरव्यू सुन रही थी और काफी इमोशनल हो गई थी, और यकीनन आप लोग भी इमोशनल होंगे कि आपके इतने बड़े लीडर जिन्होंने हमारा दिल जीता और हमें फख्र करने की रीजन दी कि उन पे फख्र करें, और पाकिस्तान को उन पे फख्र है। लेकिन उन्हें जब वो 15-16 साल के थे, जब अंडर 19 के लिए वो अपना सिलेक्शन करवाने जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास जूते नहीं थे, उनको अच्छे जूते चाहिए थे। तो उन्होंने अपने कजन से कहा कि मुझे जूते दे दीजिएगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक होता है ना कि बच्चे को बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि मुझे साफ इनकार कर दिया। वही जो मूवमेंट था मेरे लिए इतना इमोशनल था, लेकिन यही साथ साथ मैं मोटिवेट हुआ कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना और इनको प्रूव करना। और आज बाबर आजम को आप सब जानते हैं। बड़ी मजे की बात बोली आपने, कजन बोला, थोड़ा सा वो खेलते हैं सीआईडी लाइब्रेरी कजन्स। यस, बाबर आजम के कजन है कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल। तो अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाएं तो हो सकता है, लेकिन लगता है ये वैसे इनसे अलग रहते हैं, बिकॉज जैसा उनमें टैलेंट था बाबर आजम का, तो आउट ऑफ द वे, मतलब कि बूम कहने आप टैलेंट की बात। सिर्फ न्यूज यहाँ खत्म नहीं, विद कैरेक्टर भी कुछ और बहुत डिफरेंट। जी 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 प्लीज। और बता कितनी तारीफें चाहिए तेनू। मैं बता रहा हूँ शाहिन शाह अफरीदी। शाहिन अफरीदी के होने वाले दामाद, उनको मिला है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तालियां होनी चाहिए। परफॉर्मेंस बता दूं, 78 विकेट्स इन 36 गेम्स एट एन एवरेज ऑफ 22.20। परफॉर्मर अफरीदी, पठान आदमी, नहीं सुनता किसी का। ये अभी आप देखिए, अभी 20-21 साल का ये कल को चुन्ना सा था, इसका तो सीना सीपी बना था। ये पटक से कहां से आया समझ नहीं आ रही ये छोटा। जी जी जी। एंड आपको मैं बस एक बात बता दूं कि शाहिन शाह अफरीदी, आय हाय हाय, बस अल्लाह नजर से बचाए। हमारे पास वसीम अकरम के बाद, मोहम्मद आमिर को तो मैं किसी गिनती में नहीं डालता, बट वसीम अकरम के बाद वी हैव अ जेन्युइन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल। ट्रू, हकीकत बात है। और शाहीन के लिए तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि जो हकीकत में शाहीन होते हैं ना, जब वो मैदान में उतरते हैं तो सबकी नज़रें सिर्फ शाहीन पर जाती है। तो हमारे पास भी एक ऐसा ही शाहीन है। और आफरीदी के बाद अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा फील्डर जो है वो अगर मैदान में सरगर्म नजर आता है तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। एक तो दोनों पठान है जी, दोनों मिलते भी है। आफरीदी एक ही उनका जो है वो एक ही कास्ट है, ससुर दामाद है, और पूरा अच्छा
اچھا ایک چیز میں بہت زیادہ شاہین میں نوٹ کرتی ہوں کہ چلو ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ مطلب شاہین ان کو شاہد آفریدی پسند تھا تو وہ بہت زیادہ اسٹارٹ سے ہی وہ فالو کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو اتنا فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک الگ ہی لگن ہوتی ہے کہ آپ ان جیسا کریں, ان جیسا پرفارم کریں. یا اور دوسری سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی سیریسلی کہ آئی سی سی کی جب میں بات کروں, جیسے ہم نے گزشتہ کچھ پروگرام پہلے ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آئی سی سی کی جانب سے جی کوئی ایوارڈ ہمارے پاکستان میں آتا ہے تو سیریسلی بہت خوشی ہوتی ہے کہ فائنلی جو ہے وہ اب آئی سی سی بھی میرٹھ پر کام کرنا شروع کر دیا. اچھا جب آپ کے اپنے گھر میں سیم فیلڈ سے دو لوگ نا تو کمپٹیشن بہت ٹف ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ سسر اور داماد میں کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ سسر اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور جو شاہین شاہ آفریدی ہیں وہ اپنی سکسیس کی طرف جا رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ, لیکن یہ ہے کہ بہت کم ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں کہ فیملی والے آپس میں میچ کھیل رہے ہیں اور دونوں ایک ہی ملک سے کھیل رہے ہیں تو کیا کمپٹیشن. یونس انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب میچ ہو رہا تھا تو شاہین شاہ آفریدی نے جو 2 اوپنرز تھے پہلے اوور میں ان کو اڑا دیا انڈیا کے خلاف. اور مزے کی بات ان کی یہ اسپیشل ہے, یہ ڈفرنٹ ہے, یہ نہ بتائیں گے ڈفرنٹ کیوں ہے. اچھا ہاں میں یہاں پہ بتاتی ہوں کہ جو اوپننگ بالرز ہوتے ہیں وہ تو لینتھ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں بٹ یہ پہلے جو یارکر پہ مارتے ہیں تو isn't it amazing and interesting. It's very different because starting میں یارکر کو کنٹرول کرنا کہ بال نہیں ہوتا ہے سوئنگ کرتا ہے, تو یارکر آن دا اسپاٹ کرنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ اینڈ ہیٹس آف شاہین شاہ آفریدی کی تالیاں. لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. اوکے اب آپ کے لیے ایک اور سرپرائز جی, اور سب سے جتنے بھی ایوارڈز دیے گئے محمد رضوان صاحب کو بھی دیا گیا اور ٹیم ٹیسٹ او ڈی آئی بھی اناؤنس ہوئی, بٹ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے آئی سی سی وومن ایمرجنگ پلیئر آف دا ایئر goes to فاطمہ ثنا. اور اس میں یونس مزے کی بات یہ ہے کہ 24 وکٹس اور 165 جو ہے وہ رنس بنائے تھے, 60 گیمز جو ہے وہ انہوں نے کھیلی تھی. ایگزیکٹلی 16 گیمز میں او ڈی آئی T20 انکلوڈنگ, اور یہ ایمرجنگ پلیئر آف دی ایئر یہ ضروری ہے. I am very happy because women are into cricket. باکسرز تو دیکھیے میں نے پاکستان میں کرکٹ, جیسے جو ثنا کیپٹن رہی ہے ہماری پاکستان وومنس ٹیم کی. ایک سیکنڈ, ثنا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیپٹن رہ چکی ہیں. یہ راز کی بات ہے, یعنی کہ راز کی بات ہے آپ کے ساتھ ہی چلے گی. نہیں یہ راز کی باتیں بتائے نہیں بتائی جاتی. اچھا دیکھیں میں بتاؤں کہ فاطمہ ثنا emerging cricketer of the year. I have seen women boxing in Pakistan. I have seen women riding motorcycles in Pakistan. So women are all out there. اور یونس دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی, اگر وہ چاہے تو وہ مضبوطی سے ہر چیز کے اوپر ون کر سکتی, کر رہی ہے اور کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. نہیں وہ کر رہی ہے, ایسی بات نہیں, کوشش. I'm just kidding. دیکھیں پاکستان is a very beautiful country. یہ تو کرکٹ کی سپورٹس کی ہم نے بات کر لی, بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان از بومنگ. اس کی جو ویلیو بن رہی ہے پوری دنیا میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں جو انفلیشن ہے وہ تو پورے دنیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آ رہی ہے, اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. What I'm trying to say here is Pakistan is on the brink to achieve so many things. آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس, لیکن بریک کا ٹائم ہو گیا. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں ایسا کیا ہوا ہے پاکستان میں جو کہ ایک خطرناک نیوز بھی ہو سکتی ہے, ایک پازیٹیو نیوز بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کیجیے, ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بتا کتنی خوشیاں چاہیے تینوں؟ بہت ساری. فرمائشی پروگرام چل رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان ایکسپورٹس کا تھوڑا سا بتا دوں. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ بفور دا بریک کہ پاکستان ایکسپورٹس میں بوم آیا. آئی ٹیل یو ہاؤ. 26% انکریز ہوا ہے. That has become to $9.381 billion. Wow. And December 2020 میں جو ہمارے تھے, اگر ہم year end کی بات کرتے ہیں تو $1.40 billion تھے. Now in this the previous year 2021 کی بات کروں تو ہمارے $1.623 billion ہوئے. تالیاں ہونی چاہیے. So آہستہ آہستہ دیکھیں slow and steady wins the race. تو وہ یہ کہ آہستہ آہستہ we are coming to that point کہ we are going to win every race in this world. جی بالکل ٹھیک کہا انشاءاللہ, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یونس, کیونکہ پاکستان اگین ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیولپ جو کنٹری ہوتی ہے, جو ڈیولپنگ کی پروسیس میں ہوتی ہے, اس ملک کے پاس جو ہے آگے بڑھنے کی بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, بہت سارے راستے ہوتے ہیں. لیکن میں آج آپ کو ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گی, اور یہ رپورٹ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے ملک یا اپنے ملک کی کسی بھی چیز کو جو ہے ڈاؤن کر رہی ہوں. میں آج تمام جتنی بھی یوتھ ہے دیکھنے والی اور جو یوٹیوب پہ بھی دیکھے گی, اس یوتھ کے لیے میرے پاس ایک میسج ہے کہ
हम अपने मुल्क को कैसे बचा सकते हैं, कैसे IMF के कर्जे से अपने मुल्क का जो है छुटकारा दिलवा सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सेनेटर फैसल जावेद, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब को, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि कहीं भी आपके पास जो है अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता सकती हूँ कि चिराग है। हमारी यूथ ही हमारे लिए जो है बहुत कुछ कर सकती है, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन सेनेटर फैसल जावेद की जो रिपोर्ट है, जो कि जिनका ताल्लुक ये तरीके इंसाफ से है, और इन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि 6 माह के अरसे में सबसे ज्यादा IT की जो बरामदात अबूर कर लिया है। IT की जो बरामदात की इन्होंने रिपोर्ट भी बताई है, और मैं रिपोर्ट की कंपैरिजन भी करूंगी कहीं ना कहीं थोड़ा मजीद गाइड करने के लिए। 2021 और 22 का ये जो जनवरी का जो महीना है, इसके दौरान की ये रिपोर्ट है कि हमने जो बरामदात अबूर कर ली, या हमारे पास IT की तमाम जो रकम आई है, मैं आपको बताती हूँ, यानी 1.3 अरब डॉलर जो है बरामदात हमने अबूर कर ली है पाकिस्तान की अब तक। और IT एक ऐसा शोबा है या ऐसा प्रोफेशन है जिसपे हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है इसके हालात बेहतर हों। पिछले साल की निस्बत, जो पिछला साल गुजरा है, इसकी निस्बत जो है ये 36% ज्यादा है माशाल्लाह इस बात पे। और बता कितनी तारीफा चाहिए तेनू। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। लेकिन ये जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले साल से 36% ज्यादा, इससे भी ज्यादा अगले साल की और इस साल की उम्मीद की जा रही है। वो कैसे कि हमारा जो हदफ है या टारगेट आप कह सकते हैं, वो 3.5 का हिस्सा है। ठीक है कि हम 3.5 का जो हमारा टारगेट है अरब डॉलर का, ये जो टारगेट है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह हम जो है इसे भी पार करेंगे, इससे भी आगे जाएंगे और बहुत कामयाबी होगी। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहती हूँ और थोड़ा मजे। देखिए ये अगेन, आपको ताकत अपने दुश्मन की पता होगी ना, तो आप मैदान में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक, आपको अपने दुश्मन की ताकत नहीं पता और आप उसको हल्के में हाँकेंगे ना, तो ये आपकी बेवकूफी है। अब मैं बताती हूँ कि इंडिया कितना कमाता है। देखिए अगेन, हमें किसी भी तरह से इंडिया को लेकर कॉम्प्लेक्स नहीं, हम इंडिया से बहुत बेहतर है म्यूजिक में, टैलेंट में, हर तरह से। लेकिन यहाँ पर इंडिया कितना कमाता है IT से, वो मुल्क बड़ा है, हम जैसे कि कहते हैं वहां पे IT टेक्नोलॉजी की बहुत फैसिलिटीज है, लेकिन वो कमाता है 133.7 अरब डॉलर। 133.7 अरब डॉलर एक साल। 2021 की रिपोर्ट है ये इनकी, इंडिया की। और इंडिया IT से बहुत कमाता है, अपने सॉफ्टवेयर जो है बेच के, अपडेट करके इन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब मैं इंडिया का आपको बता रही थी, मैं सऊदीया का बताती हूँ कि सऊदीया तेल बेच के पैसा कमाता है। ठीक है, तेल बेच के उनका मुल्क का जो है तमाम सिस्टम चलता है। सऊदीया ने तेल बेच के कितना पैसा कमाया, ये मैं आपको ये रिपोर्ट में बताती हूँ। 113.7 अरब डॉलर। देखिए सऊदीया के तेल का पैसा जो 2020 की रिपोर्ट है और इंडिया की 2021 की रिपोर्ट है, इसमें भी बहुत फर्क है, क्योंकि इंडिया 133.7 अरब डॉलर कमा रहा है। ठीक है, मुल्क बड़ा है, सारी चीजें, बट ये लोग बहुत शार्प है। अब पाकिस्तान का जो IT है ना, ये पीनट है। मैं इसलिए पीनट बोलूंगी कि हमारी जो यूथ है, हमें ये समझने की जरूरत है। एग्रीकल्चर से भी देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत आगे, हमसे बेस्ट कोई नहीं है, मयार में भी हमसे बेस्ट कोई नहीं है, लेकिन IT को भी पकड़े। IT के जो यूथ है कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन काम करें, कंपनीज में जाएं, सॉफ्टवेयर सीखें, IT की स्टडी करें, IT में मजीद जो है मजीद सीखें। इससे ही आप अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो इसी तरह हम IT में जो है अपनी जो हमारी यूथ है उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए। बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम इंडिया में, मैंने पहले भी कहा कि हम बेस्ट है इंडिया से, लेकिन यहाँ पे जो IT का शोबा है, जो IT का प्रोफेशन है, वो तेल ही है। समझे कि सऊदीया जो है तेल बेच के पैसा कमा रहा है, तो हम IT को मजीद सीख कर, IT में जो हमारी यूथ है सॉफ्टवेयर उसका टेक्नोलॉजी का समझ के, पढ़ के, सॉफ्टवेयर बना के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में ये सबसे अच्छी चीज है कि ये इस पर पॉलिसीज बन रही है, इस पे काम हो रहा है। और इसी तरह देखें, तभी सेनेटर ने कहा, एक तरह से कहीं ना कहीं सेनेटर जो फैसल जावेद है, उनकी ट्वीट करने का मकसद ये है कि वो यूथ को चाहते हैं कि यूथ इसमें इंटरेस्ट दिखाए। देखिए जो गवर्नमेंट है वो बता सकती है, हमने पढ़ना, हमने आगे बढ़ाना, क्योंकि यूथ ही चाहे तो अपने मुल्क को जो है बहुत आगे लेकर जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान अभी आगे बढ़ रहा है, हर साल की निस्बत जो है 20-30% हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर जो है हम 41% पर गए, लेकिन इंशाल्लाह हम इससे भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जैसे कि मैं एक ही चीज कहूंगी कि अभी वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो जैसे ही वो आए हैं, उनका सबसे पहला जो एक टारगेट था वो IT ही था कि IT डिपार्टमेंट को किस तरह से जो है फरोग देना है। और दूसरा जो है वो आपको पता है कि जो हमारे ये IT के वजीर हैं
امین الحق صاحب, وہ بھی بڑے سرگرم ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ جس طرح سے آئی ٹی کا ایک الگ ہی زون کا افتتاح بھی کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی وہ یہ تھی کہ گوگل کی ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ 2025 کے اندر سب سے زیادہ اگر پاکستان کمائے گا پیسے تو وہ آئی ٹی سے کمائے گا, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاکستان سے, مطلب پوری دنیا کا اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ پاکستان سے آئیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ثنا. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی اگر ویژن کی بات کی جائے یا ان کی سوچ کی بات کی جائے, جب انہوں نے سٹارٹ دیا تھا تو ایجوکیشن اور آئی ٹی پر ہی انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا, جس کی وجہ سے اکانومی میں جو ہے وہ بوسٹ آ رہا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. بٹ نان دا لیس ہم اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے کہ آئی ٹی کو فروغ دینے میں اب ہمارے ملک میں, اگر میں اپنے شہر کی بات کروں, لائک اس کراچی میں جو سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم یا ایک اس طرح کی چیز بنائی جا رہی ہے جہاں پہ آئی ٹی کا بہت زیادہ کام ہوگا, دیٹ از آر اون کیسپٹ. اور ماشاءاللہ سے کیسپٹ نے جی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بازو کھول کے اوپن ہارٹ ویلکم ہوتے ہیں, اوپن آرم ویلکم ہوتے ہیں, تو کیسپٹ نے اس طریقے سے بہت زیادہ ایک فیسیلیٹیشن, ایک گراؤنڈ پرووائڈ کیا ان لوگوں کو, ان بچوں کو جو کہ آنے والے مستقبل میں اپنے آپ کو آئی ٹی سے منسلک کرنا چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر, اور صحیح بات ہے آئی ٹی میں بہت اسکوپ ہے, اینڈ دس آنے والا ایرا از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی, اور ٹیکنالوجی کے لیے یو ہیو ٹو بی کوالیفائڈ ان آئی ٹی, اور آئی ٹی کے لیے کیسپٹ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. سو وٹ آر یو ویٹنگ فار؟ تو کیسبٹ کے لیے آئی تھنک تالیاں. Hats off to Casbit because they are trying to create a special technology zone in Pakistan, in Karachi especially. میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ دیکھیں بابا گوگل نے کہا کہ 2025 تک آئی ٹی سے وہ بتاتے نا گوگل والے فیوچر بتا دیا, تو بابا گوگل نے بتا دیا, بٹ ادھر ایک کنڈیشن بھی رکھی تھی کہ اگر عمران خان صاحب ری الیکٹ ہوئے تبھی ایسا پاسبل ہے, ورنہ نہیں ہوگا. being very honest. Number 2 میں آپ کو بتا دوں انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے, فورن انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. why, how, کیوں, why, how, how, I tell you everything. دیکھیں جب تک ٹیکنالوجی زون تو بنا لیا آپ نے, آپ کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو آپ کے لوگ یہاں سے ٹرین نہیں ہوں گے. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ کا ایکسپیرینس بھی ہے, بٹ جو ایک فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ جو اپرچونیٹیز کریٹ ہوگی فار دا یوتھ, دیٹ از صرف پروڈکٹ نہیں, سافٹ ویئر نہیں بیچ سکتے, ہم سروسز بھی دے رہے ہوں گے, پھر پورا ملک کا جو ہے جی ڈی پی یا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ انکریز ہوگا, اینڈ دیٹ از دا اونلی ریزن دیٹ کین اونلی ہیپن ود آئی ٹی. میں آپ کو ایک ایگزامپل پہلے بھی دی تھی, بریک کا ٹائم ہو گیا, جلدی سے ایگزامپل دے دوں کہ ایک فار ایگزامپل وہ جو سیب کا فون ہے اس کی ایک چپ ہے جو کہ $1000 کی ہے, ٹھیک ہے, I'm just giving an example, اور اسی $1000 کا 1 کلو کا چاول ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں 1 kg is equal to 1 gram, the price is same. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اب تھوڑا سا آگے بڑھو. اور بتا کتنی خوشیاں چاہیے تینوں, بہت ساری اور وہ چیزیں جو پہلے ہم باہر سے لے رہے تھے وہ ہم خود بنائیں گے بھی اور بیچیں گے بھی. ایک سوال میں چھوڑتا ہوں عوام کے لیے بھی اور آپ کے لیے, ہم بریک پہ آنے کے بعد سے بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں ہے. اگر آپ کو پتا ہے تو پلیز کمنٹ آن آور یوٹیوب چینل اینڈ ٹیل اس کہ واٹ از دا ریزن, واٹ از دا ایگزیکٹ ریزن. تب تک آپ یہ کمنٹ کریں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک سے پہلے یونس نے ایک سوال کیا تھا ہم سب سے اور آپ سے بھی, آپ اپنا جواب بتائے گا, لیکن یہاں پہ میرا جو پوائنٹ آف ویو وہ یہ کہ ہم جو ہے سروسز دے نہیں رہے, اس وجہ سے ہمارے پاس پیسہ ہمارا آ نہیں رہا, لیکن ہمارا پیسہ جو ہے الٹا وہ بھی جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ایکچوئل میں یہ جو رپورٹ شیئر کرنے کا مقصد ہے تو آئی ٹی کا میں آپ کو بتائی تھی, لیکن امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت جو ہے ملکوں کی اکانومی پہ بڑا جو ہے اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل جی ڈی پی ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں چاہیے فورن ریزرو. تو فورن ریزرو تبھی آئے گا جب ہم چیزیں فراہم کریں گے, سروس پرووائڈ کریں گے, تبھی ہمیں جو ہے جی ڈی پی ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے جیسے کہ آپ نے اس ٹاپک کے آغاز میں بہت اچھی بات کہی, وہ تھی آپ کا اوور آل آئی ٹی کا, کہ آئی ٹی کا کس طرح سے درآمدات اور برآمدات کا سلسلہ جو ہے اوور آل چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پر جو چیز لاؤں گی وہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر زراعت کی اگر میں بات کروں تو زراعت جو ہے جس طرح جس کوالٹی کا ہمارے پاس زراعت ہے وہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھو تو آپ کو نہیں ملے گا, اس طرح کی چیز نہیں ملے گی. چاہے آپ اپنی
किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, कपड़ा मैं कहती हूँ पाकिस्तान के पास सबसे बेहतरीन कपड़ा है। अगर हम ज़राअत में आ जाए, चावल की बात करें तो चावल हमारे पास सबसे बेहतरीन है। तो एग्जैक्टली आम हमारे पास सबसे बेहतरीन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के पास बेहतरीन है, लेकिन हम कहाँ जी फंस जाते हैं? हम फंस जाते हैं कि हमें उस चीज को ठीक से यूटिलाइज करना नहीं आता। आपने सबसे पहले उस चीज को अगर आप यूटिलाइज करना सीखेंगे तो आप अपनी दरामदार और बरामदात पर काबू पाएंगे। जब आप उस पर काबू पाएंगे तो आपकी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल सना, यूटिलाइज तो तब करें ना जब हम कोठियां बनाना अपनी कम कर दें और अपने बैंक में पैसा भरना कम कर दें और जो वो हुकूमत खजाने हैं हम उनको भरना शुरू कर दें, तो शायद मुझे लगता है कि सारी चीजें बड़ी नॉर्मल हो जाएंगी और हम भी नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। मनी लाएंगे तो फंस जाएंगे ना। मगर उसको व्हाइट मनी में ले आए ना। ये लंबी डिबेट है, लंबी डिबेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ले आए तो उसमें भी फायदा है। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो ये चीज एक तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ हमने धांधली की है, तो लोग ये भी तो नहीं मानना चाहते ना कि कहीं ना कहीं हम कसूरवार हैं। और वैसे भी वो वाली ऑफर एक महदूद मुद्दत के लिए थी, अब तो वो खत्म हो चुकी है, तो अब आप घूम सकते हैं, खुले आजाद हैं आप भी, जैसे मुल्क आजाद है, करें आप धांधलियां। अच्छा, यहाँ पे वक्त हुआ है एक कुछ नई ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करने का। तो मैं आपको बताती हूँ, कोविड के अगेंस्ट, वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो है स्टॉकहोम जो है एक पहला ऐसा यूरोपियन कैपिटल बन गया है कि जो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। उसमें कोई जानी या कोई माली नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि जितने भी इंडोर हमारे इवेंट्स होते हैं, इफ दे आर मोर देन 60 पीपल, तो आप यू शुड बी वैक्सीनेटेड। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। आउटडोर तो चले लोग ऐसे भी घूम लेते हैं, बट जहाँ इंडोर की बात आती है वहां पे उनका ये स्ट्रिक्ट रूल है। तो अब जितने भी लोग वहां पे, जितने सिटीजन्स वैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लेनी। मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, अपने स्क्रीन पे देखिए। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लेनी, और इनकी झुंड आप देख लें, काफी ज्यादा तादाद में ये लोग हैं। और इन्होंने जो प्ले कार्ड्स हाथ में उठा रखे हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताती हूँ। उनको अपनी जान से मतलब ये चाह रहे हैं कि हम खुद तो इफेक्ट हो और सामने वाला भी इफेक्ट हो जाए, क्योंकि इनके जो प्ले कार्ड्स हैं उस पर ये लिखा हुआ है कि नो टू वैक्सीन एंड येस टू फ्रीडम। अरे आपका फ्रीडम कौन रोक रहा है, लेकिन अपनी सेहत का और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, इवन इफ यू आर फैमिली मेंबर्स, तो आपको उनके लिए तो वैक्सीनेशन लेनी ही चाहिए। अगर आप काम करें, आपके इर्द गिर्द आपके कोलीग्स होते हैं, एंड यू सिट ऑन सो मेनी डिफरेंट पीपल, आप जाते हैं, काम करते हैं, खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, घर का सामान लेते हैं, आपके घर में कोई मसला हो जाता है, और कोविड 2019 से चलता आ रहा है, एंड इट्स 2022। अगर अब भी आप लोग यकीन नहीं कर रहे कि कोविड जैसी बीमारी इस दुनिया में पाई जाती है, तो आई डोंट नो आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, या आपकी जो है, मुझे लग रहा है आप फिर मेटावर्स में रहते हैं, आप ख्याली दुनिया में रहते हैं, आप हकीकत को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन अनम, पता है क्या है मसला? ये है कि लोग बेजार हो गए। अब जितना मैं अब देख रही हूँ, मतलब अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही है कि अब लोग कहीं ना थोड़े से बेजार नजर आ रहे हैं कि कितनी बार, अगर बूस्टर भी है तो कितनी बार लेना है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद तो जी कह देते हैं कि आपने एक बूस्टर लेना है। अब लोगों के अंदर ये एक मनफी ख्यालात जो होते हैं ना, उनका रुझान भी बढ़ गया। लोग कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज ले रहे हैं तो हमें फर्दर दूसरे मसाइल भी खड़े हो सकते हैं फ्यूचर में, आप समझ रही है? तो लोगों में बेजारी आ गई है, शायद थोड़ा सा करना चाहिए शायद। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अनम की बात अपनी जगह सही है कि आप खुद तो बीमार होंगे, खुद तो आप इन्फेक्टेड होंगे और दूसरों को भी करेंगे। लेकिन ये चीजें यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। लोगों ने यूनियन बना ली। यूनियन क्या है? अब आप देखें, दुनिया में ना 2 लोग हैं, और मैंने बहुत एजुकेटेड लोग भी देखे हैं जिनके पास डिग्रीज होंगी, लेकिन इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी देखे हैं। मैं यहाँ पे आपको डैम श्योर होकर बता सकती हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जिसकी यही रिपोर्ट है, जो यही बात कहते हैं कि कोई वायरस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोविड नहीं है। काफी डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर दूसरे डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जाली डॉक्टर्स हैं, इनके पास कोई वो नहीं है डिग्रीज। ये एक अलग बहस है, लेकिन 2 यूनियन बन गए। एक कहते हैं कि कोविड है, इससे आप इन्फेक्शन आपको फैल सकता है, इसका कोई इलाज नहीं, इसके वेरिएंट चलते रहेंगे, हमने एहतियात करना है, हमने वैक्सीनेटेड होना है, हमने बूस्टर्स लगाने। दूसरे कहते हैं कि हमें कोविड नहीं है, हमारी फ्रीडम छीन लिए, हमें घर बिठा लिया, हम कोई इवेंट नहीं कर सकते, हम डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें, अगर आप खुद भी बाहर जाएं तो आपने लोगों को देखा होगा कि वो घर में बैठ बैठ के भी डिप्रेस है। शायद आपने ये न्यूज, बल्कि यूनस ने ही बताया था कि यूरोप ममालिक, लाइक जो स्पेन है, स्पेन के अंदर जो है वहां पर लोगों ने मास्क उतार दिए। स्पेन में ये चीज कहा जा रहा है, वहां पे बड़े लोग हैं, अच्छी पोस्ट पर है, उन्होंने कहा कि
ये कोविड है, उन्होंने अच्छा कोविड से डिनाई नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि कोविड को अब आप नॉर्मल फ्लू की तरह लें, ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलता रहेगा। मैं एक चीज, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज इस पे ऐड करूंगी कि 2020 में मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक शो कर रही थी, उसके दरमियान एक डॉक्टर थे, उनके साथ एक सवाल था, 2020 की बात है, उस पर मैंने कहा कि ये इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, क्या हम अपनी जिंदगी में जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है उसके साथ जैसे हम जीने के, जाहिर सी बातें आदी हैं, अगर आप मैं बात करूं कि आप पिछले जमाने में अगर चले जाएं तो उस वक्त पहली बार जब ये वायरस दरियाफ्त हुआ था इन्फ्लुएंजा का, उस वक्त लोगों ने बड़ी तशवीश दिखाई थी। फिर इसके बाद आपको पता है कि जब ये HIV वायरस आया, फिर पोलियो का आप आ जाए, इनमें भी लोगों ने बड़ी तशवीश दिखाई, लेकिन क्या है कि फिर हमें इन चीजों के साथ रहने की आदत हो गई। अब आप ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कोविड तो चले आप में फैल रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का वायरस जिस तरह फैलता है, क्या इतनी रफ्तार कोविड की है? सना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बेजार तो लोग हो गए हैं। आई मीन लोगों के अंदर वो भी एक चीज आ गई कि ठीक है, अब हमने एक दफा वैक्सीन करवा ली है, अब बूस्टर लगवाने के लिए क्या जाए, हमें नजला, जुकाम और बुखार तो हमारे साथ है ही है, चल ही रहा है, तो क्यों ना हम जो है वो आगे चल के देख लेंगे, या ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, या हम कोई मॉल नहीं जा रहे, तो इस चीज से लोग जो है वो अवॉइड भी कर रहे हैं कि नहीं जी हमें कहीं जाना ही नहीं है तो हम क्यों लगवाएं वैक्सीन। मगर आप लोग ये भी तो चीज देखें कि कितने सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट भी तो हो रहे हैं, फैमिली इफेक्ट हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, और ये जैसे कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो ये हमें पता नहीं होता कि किस चीज से हमें जो है वो बीमारी लग रही है। देखिए कोरोना तो है जी, नो डाउट, Yes. ठीक है, अब ये नहीं कह सकते 100% प्रूवन, 99.999% टूथपेस्ट के कीटाणु की तरह प्रूवन है कि कोरोना है। जी, द क्वेश्चन हियर इज कि क्या वैक्सीनेशन कोई हुकूमत अवाम पे फोर्स कर सकती है? द क्वेश्चन इज दैट। yes. ये व्हाट डू यू थिंक? आई वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। अच्छा, एज फार एज आई थिंक, आई एम कंसर्न, मैं ये कह सकती हूँ कि हुकूमत इम्पोज ना भी करे तो ये कर सकती है कि अगर एक चीज देखिए, एक चीज दुनिया ने डिक्लेयर कर दी है, दुनिया में नहीं, दुनिया में रहने वाले डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने ये चीज पे अपना 100% दे दिया कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती तो है। अब आपके पास हमने प्रिकॉशंस भी, कुछ टाइम तक तो प्रिकॉशंस भी नहीं थे, चले कुछ टाइम तक उन्होंने हमें ये भी निकाल के दे दिया। अब मैन को प्रिजर्व करने के लिए या इंसानों को प्रिजर्व करने के लिए उस बीमारी से, अगर आपको लगता है कि आप उस प्रिकॉशन को लिए बगैर किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहे तो मत ले, लेकिन वो बाहर भी तो निकलते हैं। जी बिल्कुल तो ठीक। दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर लेनी चाहिए ना। आप अपना कर ले नुकसान, दूसरे का मत करें। मुझे भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट क्या किसी भी चीज को आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट तभी इंसान करेगा जब वो खुद उसकी चीज जो है, फॉर एग्जांपल उसका माइंड एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोविड जो है ऐसी बूस्टर्स लगाने से हमारे अंदर कुछ चेंजिंग आएगी, तो इंसान डरे हुए, लोग डरे हुए। अगर आप डरे हुए लोगों को फोर्सफुली अगर आप करवाएंगे ना तो ये उनके साथ ज्यादती है। तो मैं आप लोगों से अग्री नहीं हूँ आज। उसका रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं दौरे मुगलिया की, तो दौरे मुगलिया के अंदर जो है वो एक ऐसी वबा आई थी जिसके अंदर तमाम तर जो लोग थे उनके अंदर एक वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा था। तो उस वक्त सल्तनत ने ये डिसाइड किया था कि चाहे अवाम जो उनकी रियाया है वो राजी हो या ना हो, उनको वैक्सीन लगेगी। इसी तरह से जी उस वक्त जिस तरह उनकी मेडिकेशन थी वो उस वक्त दौर की बात है। अब इस वक्त की बात करूं तो अभी जो ये वैक्सीन और मेडिकेशन हो रही है, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया को, अपनी अवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई फैसला करती है तो अवाम उन पर उंगली नहीं उठा सकते। तो किंग सिस्टम था, दिस इज नहीं एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम अवाम की और हुकूमत की बात करें तो हुकूमत अपने अवाम के लिए जो सोचती है, क्योंकि आपने वोट देकर उन्हें वो हक दिया है कि वो आपके बारे में सोचे, तो अभी वो सोच रही है, एक्सेप्ट करे। हाँ, लेकिन सना फिर भी आप जो है घर से पकड़ के लोगों को निकाल, डरे हुए लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स समवन। वो दौर और था, ये दौर और है। हकीकत बात है, इस पे बहुत तवील बहस हो सकती है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप लोग हुकूमत के बारे में बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि रियासत अगर कोई रूल बनाती है, कोई नाफिज करती है आप पे कोई चीज, तो मुझे लगता है वो माननी चाहिए। क्योंकि रियासत जो है वो आपकी माँ होती है, वो आपके बेहतरी के लिए जो है वो कोई फैसले उठाती है। छोटी छोटी चीजों पे तो कोई फैसले नहीं होते ना, बड़ी बड़ी कोई चीज होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड जो है वो दुनिया भर में ये प्रॉब्लम आई है, स्टार्ट कहाँ पर हुई और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और दूसरी चीज ये, कोई ना कोई वेरिएंट जो है वो सामने आता जा रहा है।
question is still there. देखिए, we are not living in 1800s or 1700s के बादशाह कहें बेटा वैक्सीन लगा वरना कोड़े खा. ठीक है, now it's freedom of speech. The world has become globalized. हमें पता है कि केन्या में कौन बैठा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है, युगांडा में बैठ के कौन हमसे कॉल पे बात कर रहा है. We know everything. So we can't force. Now we talk about human rights. Now we talk about freedom of speeches. आपने रियासत वाली बात की, that is in our religion too. But what if we have a dictator? कोई कंट्री है जो डिक्टेटर है और वो कुछ फोर्स करता है किसी से पैसे लेके. I'm just talking about any country. उस पर डिक्टेटरशिप आ जाती है. डिक्टेटर कहता है किसी कंट्री से पैसे लेता है, अवाम में कुछ लगा देता है. What I'm trying to say here is कि by force नहीं होना चाहिए. We need to spread awareness. We need to educate people. कि एक बंदा खुद चल के आए कि जानी वैक्सीन लगाओ, इधर लगाओ बूस्टर, खुद आए. I don't want people to force. ये जो है ना डिक्टेटरशिप वाला, करो वरना बंद. चले, अवाम भी हो सकती है ऐसी, ढीठ अवाम की भी बात कर सकते हैं. बट यहाँ पे आपको एजुकेट, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई. आप एजुकेट करें, आप इंस्पायर करें. एंड नंबर 2, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि आप जाएं वैक्सीन ना लगाएं. माय फैमिली इज वैक्सीनेटेड, आई एम वैक्सीनेटेड, माय फ्रेंड्स आर वैक्सीनेटेड. आई एम सेइंग जैसे मैं इंस्पायर हुआ वैक्सीन लगाने के लिए, वैसे अवाम को भी इंस्पायर करना चाहिए. ये जो आपने बताया जिस कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उनकी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी टू इंस्पायर देम टू गेट वैक्सीनेटेड rather than forcing vaccination on them. That's what I'm trying to say. और यूनस, दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन सब चीज़ों को एजुकेट करने की ज़रूरत है. क्योंकि 2019 से लेकर या अब तक की बात की जाए तो अब लोगों के छोटे छोटे बच्चे को पता है कि क्या चीज़ चल रही है और किस चीज़ के मुद्दे पर जो है वो बात हो रही है. और दूसरी चीज़ ये है यूनस कि आपने देखा होगा 2019 की अगर बात की जाए तो तब ये वबा फैली थी, और 2020 की बात की जाए तो तब जाने लोगों की कितनी गई हैं और अपने प्यारों को कितने सारे लोगों ने खोया है. सब कुछ देखकर भी आप अंधे ना बने, और प्लीज ये जो आप लोगों ने वैक्सीन अगर लगवा ली है तो बूस्टर की तरफ प्लीज आ पाएं. तो हमेशा से आप लोगों ने ये चीज देखी होगी और आप लोगों ने भी कि अगर कोई भी चीज हमें विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाई जाए तो वो बहुत गहरा असर उसका पड़ता है हम पे. रातन के एक चीज हमें वर्बली इंसान बोला, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये कर लें. आपने देखा कि बच्चों को अगर कार्टून्स दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो खेल रहे हैं, तो बच्चे भी उनके अंदर एक वो पैदा होती है और वो शौक पैदा होती है, या वो सोचते हैं एटलीस्ट यू गिव इट अ थॉट कि ये करके देखते हैं. तो बचपन से ही एक चीज हम भी जो इस चीज से मैं पर्सनली देखिए, मैं हमेशा हर चीज अपने पे जो रख के खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं वही बात करती हूँ. कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है. जो चीज मैं खुद देखती हूँ ना, वो मैं बहुत जल्दी पिक भी करती हूँ और उससे इन्फ्लुएंस भी होती हूँ, और मैं कहती हूँ कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, करके तो देखते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, इसमें क्या है. तो एक चीज मैं वर्बली बोलती रहूँ, वो आप पे इतना असरअंदाज नहीं होगी जितना अगर मैं करके दिखा रही हूँ तो आप भी करने का सोचेंगे. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली काम करे. गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसे इंटरेस्टिंग कैंपेन्स निकाले, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू, कोई थिएटर्स के थ्रू, या कोई ऐसे वीडियोस बनाए इस पे कि देखने वाले लोग जो इस चीज को बहुत ज्यादा शार्पली उसको पिक भी करें और उनको लगे कि ये चीज वाकई हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, जो हम मिस कर रहे थे. इंस्पायर होंगे और करेंगे भी, और इतना क्विकली करेंगे. ट्रस्ट में, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज इसको जरा नोटिस लीजिए. ये बड़ी मैंने प्रो टिप दे दी है. बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने. बचपन में याद है स्कूल टाइम पर एक सोप था, साबुन का एड बड़ा दिखाते थे, और हमारे स्कूल में आके कि कैसे हाथ धोना है, मैं साबुन का नाम नहीं ले सकती, और बार बार उसके कार्टून्स बना लिए थे सुपरमैन की तरह, तो बड़ा इंस्पायर होते थे कि हाथ कैसे धोना है. बचपन में हमें सिखाया था खाने से पहले और. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी, मैं दोबारा अपने उस पॉइंट को क्लियर करती हूँ. यहाँ पे जो भी हम बहस होती है या हम अपना इनपुट देते हैं, हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, लेकिन हम सब का ही पांचों का ये मानना है कि वैक्सीनेशन लगानी है, कोविड है, बूस्टर लगाने हैं, मास्क लगाना है, पब्लिक से थोड़ा अवॉइड करना है, ये हमारा मैसेज है. लेकिन यहाँ पे जो मेरा इनपुट है वो ये है कि प्लीज अर्बन और रूरल, देहात और शहरों को समझे. शहर में फिर भी लोग एजुकेटेड हैं, शहर में फिर भी केसेस कम है, हमें अर्बन की तरफ जाना है, हमें देहाती इलाकों की तरफ जाना है. तो रूरल एरिया में फॉर एग्जांपल जिसने 10 पढ़ी हुई होगी या शायद मैट्रिक भी पास नहीं किया होगा, वो कहेगा नहीं लगाना, तो आप कहोगे कि नहीं लगाना. ऐसा मत करें, अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में ना दें, एजुकेट करें. और बल्कि मैं तो हुकूमत की तरफ से, जैसे आनम ने बहुत अच्छी बात की कि हुकूमत को चाहिए वहां पे छोटे छोटे ऑफिसेस बनाए और उनको एजुकेट करें, और फिर देन वो वैक्सीनेशन लगाए. और यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद गपशप में मजीद टॉपिक बाकी हैं.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये जो स्पेसिफिकली वक्त होता है, हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि हमें वॉइस मैसेजेस आएंगे और हमें जो है वो नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, हम हमारे टॉपिक से हट के जो हमें लोग चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे बात करें। तो हमारे पास एक वॉइस मैसेज है, देखते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और मैं हैदराबाद से हूँ। मैं आपका शो काफी शौक से देखता हूँ और मेरे घर वाले भी देखते हैं ये शो, और अक्सर औकात कभी मौका मिल जाए तो लाइव या फिर यूट्यूब वगैरह पर भी शो देख लेते हैं। और खासकर मैं जो है ना वो तारीफ करना चाहूँगा यूनुस भाई हमारे और सना बाजी, जिनके मीम्स वगैरह और जिनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं और ये काफी वायरल हैं मीम्स वगैरह आपके। और सबसे मेन बात ये है कि मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये डिस्कस करना चाहूँगा, आजकल हमारी यूथ जो है ना वो इस तरीके से कर रही है कि स्टडी तो पाकिस्तान में करती है लेकिन अपना फ्यूचर जो देखती है ना वो अब्रॉड वगैरह में देखती है। तो ऐसा क्यों है? जब मुल्क एक मुश्किल हालात में है तो आप यहाँ पर जॉब करना या अपना यहाँ पर खुद का बिजनेस करना, इसको प्रायोरिटीज क्यों नहीं देते? और ये प्रायोरिटी सारी बाहर यूरोप कंट्रीज वगैरह के लिए इस तरफ के लिए क्यों है, जबकि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो किसी और मुल्क में नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी एक पाकिस्तान में है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इस पर जरूर रहनुमाई फरमाइएगा ताकि हमारी यूथ जो है ना इसको मोटिवेशन एक मिले। बहुत ही अच्छा सवाल जो है वो सीरियसली मेरे हारून भाई साहब जो है वो लेकर आए हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी साथ में अफसोस के साथ, वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आप स्टडी कर लेते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, और डिग्री हासिल करने के बाद हर इंसान के दिमाग में एक चीज़ होती है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। होता है, सबके दिमाग में होती है। जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमें जो सुनहरे ख्वाब थे हमें ये दिखाया गया था हमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सरकारी नौकरी का एक हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि आपको पता है आपके मुल्क के लिए आपको अगर करना है तो आपने पहले पढ़ना है, फिर सरकारी नौकरी में आपने करना है, ताकि सरकारी नौकरी बेसिकली आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर तो नहीं है, सरकारी नौकरी का। अफसोस के साथ वो बच्चे जो कि बहुत ज्यादा काबिल हैं, आपको पता है स्कॉलरशिप लग रही होती है उन बच्चों की, लेकिन 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 नहीं मिलती, तो जी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। फिर होती है मायूसी, और मायूसी होने के बाद उनको पता है कि भाई हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं वहां पर तो सारा के सारा क्या सिस्टम है, मेरे कजन हो तुम, तुम्हें सरकारी नौकरी है, तुम कजन की कजन की कजन की कजन की बहन हो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिली हुई है। लेकिन जो इंसान काबिल है, जिसकी आप देखें 99.9% होती है ऐसी, उनको नहीं मिलती सरकारी नौकरी। तो इसमें उनका दिल बिल्कुल मायूस हो जाता है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने पढ़ा हर चीज की, लेकिन आपके मुल्क के अंदर ही जो है वो पर्ची सिस्टम चल रहा होगा, तो मैं इस मुल्क के लिए क्यों कुछ करूं? तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और ठेला लगाकर बैठे होते हैं, और उस पढ़ाई का क्या फायदा, आई मीन कि वो यहाँ पर सर्व ही नहीं कर पाते। क्योंकि जब वो आपने बताया ना पर्ची सिस्टम बहुत ज्यादा चलना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कि मामी की, पुप्पी की, तो वो आगे एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होती हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मेरिट का अगर गला घोट दिया जाएगा तो वो फिर आगे चीजें कहाँ चलेंगी। और जैसे कि आपने पर्ची सिस्टम बताया सना, कि पर्ची सिस्टम तो चलता हुआ आ रहा है, काफी टाइम से चीजें चलती भी आ रही है, और जितने भी काबिल स्टूडेंट्स हैं तो वो तो आप लोगों ने देखा ही है कि कहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उस बच्चे के नाम भी सरकारी नौकरी होती है जो इस दुनिया में आया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजन है, देयर आर वेरियस रीजन, जिसकी वजह से लोग जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें इस मुल्क से ज्यादा बाहर के अगर मुल्क में जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है पैसा कमाने की, अपना फ्यूचर ग्रो करने की। फिर बहुत सारे लोग सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं, बट कुछ लोगों के पीछे उनकी फैमिलीज भी होती हैं टू लुक आफ्टर देम। तो ऐसा है कि करेंसी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है कि करेंसी इम्पैक्ट करती है। आपको पता है आप यहाँ पे जितना कमा रहे हैं, अगर आप इतना ही टाइम, इतनी मेहनत वहां पे करेंगे तो उसी टाइम, वही टाइम फ्रेम में बाहर ज्यादा कमा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपके जहन में रहती है। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह से इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जिन्हें फर्दर ग्रो होने में, स्टेब्लिश होने में, और डेवलपमेंटल सेक्टर के हिसाब से अगर बात करूं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ाई मुकम्मल करके यहाँ पे आके काम करते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन बात वो ये कि जो आपका सवाल था कि यहाँ से लोग तो, लेकिन मेजॉरिटी यही लोग करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं पढ़ के और पैसा कमाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। तो ग्रीन कार्ड रख लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ये भी रीजन है जो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में, इस पे कोई डिबेट नहीं है, जिसको जो सही लगता है वैसे कर सकते हैं। बट इंशाल्लाह हमारा मुल्क आने वाले वक्तों में बाकी मुल्कों को मात देगा, ये मुझे यकीन है। इंशाल्लाह।
बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी, हारून भाई आपने सवाल किया कि यहाँ से पढ़ के ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए। सबसे नंबर 1 जो है ना बात आपकी आती है कि यहाँ पर अगर जॉब्स करने जाते भी, आप प्लीज़ गौर से सुनिएगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, अभी प्राइवेट की बात हो रही है। जब प्रोडक्शंस में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, तो देखते हैं अरे इनकी डिग्री तो बाहर की है, इनको रखें, ये यहाँ से पढ़े हुए, इन इस साइड पे रखें। एक नंबर 1 ये है। फिर लोग खैर बाहर पढ़ने के लिए भी जाते हैं कि अच्छा ठीक है बाहर की डिग्री की वैल्यूज है, इसलिए लोग बाहर से एजुकेशन हासिल करते हैं। जबकि आप यकीन करें, कीनिया हो गई, चाइना से भी मैंने देखा, नेपाल से देखा है, सूडान से लोग आते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पढ़ने, बट वही बात है ना कि जो हमारे अपने लोग हैं उनको वैल्यूज नहीं दी जाती, उनकी डिग्रीज की वैल्यूज नहीं दी जाती। फिर बात है कि जब आप बाहर की डिग्री वाले को जॉब देंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोस्ट, उसके पास बाहर सब कुछ होगा, पैसा होगा सारी, मैं गुर्बत की बात करूँ, गरीब घरों की बात करूँ, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे, खुद के भी हालात, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। जब आप उनको जॉब्स नहीं देंगे जो बहुत मुश्किल से पढ़े हैं कर्जा ले लेकर, और बाहर से जो पढ़ के आते हैं उनको जॉब्स दे देंगे, तो फिर यहाँ वाले लोग भी कहेंगे कि मैं दुबई चला जाता हूँ, मैं दूसरे मुल्कों में चला जाता हूँ। तो ये समझे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। देखिए डिग्री की बात की आपने कि डिग्री होती है असली और जारी। नंबर 2, देखिए हमारी वैल्यू क्यों नहीं है डिग्री की? आपने बोला कि ये यहाँ से पढ़ा है, पाकिस्तान से पढ़ा है, इसको हटाओ, क्यों नहीं है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो हमें पढ़ाया जाता है दैट इज नॉट अप टू द लेवल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो इट्स ओके, हम एक डेवलपिंग स्टेट है, एक डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रीज आप वहां जाना चाहते हैं फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मोर देन 7 मिलियन पीपल लिव अब्रॉड जो पाकिस्तानी हैं, तो इट्स अ बिग थिंग, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स है कि एक ट्रेंड फॉलो करते हैं हमारे यूथ भी नहीं, उनके वालिदैन। एक टाइम आता है, इफ यू रिमेंबर, सब इंजीनियर बन रहे हैं जी, सब डॉक्टर्स बन रहे हैं, सब MBA बन रहे हैं, सब IT स्पेशलिस्ट, अब IT स्पेशलिस्ट बनने वाला ट्रेंड आ जाए, अल्लाह करे। तो वाली बात है कि एक ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जॉब्स नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी इकोनॉमी में गुड्स की उसकी ज्यादा डिमांड होगी, आप लेन देन कर लें कोई सामान का, लेकिन सर्विसेज आप दे ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कम है, तो आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, शादी के लिए तो ज्यादा जरूरी गवर्नमेंट जॉब है। बट हैविंग सेड दैट, आई जस्ट वांट टू एंड ऑन वन थिंग। देखिए हमारी जो यूथ है ना अभी, अब स्मार्ट हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि 70 to 80%, मे बी आई एम रॉन्ग विद द फिगर्स, हमारी यूथ है दैट इज अंडर 30 years old, एंड वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग डिजिटल। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया में। अब डिग्री को एक पीस ऑफ पेपर माना जाता है, टक करके पाड़ के फेंक देते हैं, बिकॉज लोग चाहते हैं कि अब आपका स्किल हो, आपके अंदर कुछ ऐसी एक खतरनाक कोई क्वालिटी हो जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। हैकर्स का सबसे ज्यादा बिजनेस है, सीखो बच्चों, दुनिया जा। अच्छा, हैकिंग कोई बुरी हैकिंग भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हैक करना चाह रहा है चाइना के डिजिटल नेटवर्क को, तो आपका जो आपने हैकर हायर हुए हैं, तो आप उसका एक वॉल बनाएंगे, आप प्रोटेक्ट करेंगे। सो हैकिंग इज नॉट अ बैड थिंग। इसके अलावा यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो पाकिस्तान की यूथ है दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, सिर्फ गुड्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो गया, वो जमाना खत्म हो गया, अब सर्विसेज है। अब डॉलर्स आ रहा है हमारे अकाउंट में, आ रहा है, टैक्स नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, वो छुपा रहे हैं कि चाचू ने भेजा है, मामू ने भेजा है, ये कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान इज ऑन अ गुड पैथ। आई जस्ट वांट टू एंड ऑन वन नोट, अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, नहीं पैदा हुए, डजंट मैटर, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप पे फर्ज है कि इस मुल्क की हेल्प करना। लेकिन वही वाली बात है कि आप यहाँ बैठ के डॉलर्स कमा सकते हैं, यहाँ पे अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ला सकते हैं व्हाइल वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज। दैट कैन ओनली हैपन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। मिलते हैं एक डिजिटल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी, आज जो मैं बात करने वाली हूँ, एक नया सियासी टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे बड़ा ही एक अच्छा लफ्ज उर्शिया कहती है, तड़कता भड़कता एक टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ये थोड़ा सियासी है। और ये जब मैं बताऊंगी तो बहुत सारे ऐसे हमारे सियासी लोग हैं जिनको ये चीज़ हजम नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ अपने साथ जो है एक हाजमे की दवा जरूर रखा करें जब भी मेरी न्यूज़ आती है, तो आपको फिर जो है वो मेरी बातें सुनने में और हजम करने में अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं जी कि अभी रिसेंटली जो है वो, पहले भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमेशा तनाज़े में रही हैं कि जी दोहरी शहरियत याफ्ता जितने भी हमारे सियासी रहनुमा हैं उनका क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज मैं बताऊंगी आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बारे में क्या कहता है कि अगर आप दोहरी शहरियत के हामिल है तो आप हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है
وہ مزید آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سیاسی لیڈر ہیں یا آپ کسی اہم عہدے پر فائز ہے تو کیا آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن سب سے پہلے آپ جی یہ رپورٹ دیکھیں, اس میں آپ کو 200 سے زیادہ جو ہے وہ ابھی آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے یہ رپورٹ کہ 200 سے زیادہ ایسے اہم عہدوں پر فائز ہمارے سیاسی رہنما ہیں جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. اب دوہری شہریت کے جو حامل ہیں وہ ان میں کون کون سی شہریت ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے جی امریکہ کی شہریت ہے, کینیڈا کی ہے, انگلینڈ کی ہے, برطانیہ کی شہریت ان کے پاس ہے. تو یہ انہوں نے نہ صرف ان کے پاس یہ شہریت ہے بلکہ انہوں نے ان جگہوں پر اپنے بلکہ سرمایہ کاری کی بھی. آپ یہ دیکھیں نا, ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک ہمارے بڑے ہی اچھے کوئی ہمارے ایکس وزیر تھے جن کے دل میں دورہ پڑا تھا اور وہ بہت بڑی بڑی برطانیہ کے اندر, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, برطانیہ کے اندر وہ ایک جائیداد اپنی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن پھر ان کو نائل کیا. لیکن جب وہ اثاثے دکھانے میں کامیاب ہو گئے, مطلب اپنی صفائی دینے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر الیکشن کمیشن نے اسے دوبارہ سے بحال کر دیا. لیکن ابھی کیا سینیریو ہے؟ ابھی یہ ہے کہ یہ جو 200 سے زائد نام آئے ہیں جو کہ اہم عہدوں پر فائز ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہمارا الیکشن کمیشن ایک کام کر رہے ہیں کیا وہ ان کو نااہل کرے گا, یا کیا ہمارا جو سپریم کورٹ ہے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن یعنی کہ 1973 کا آئین جو ہمارا کہتا ہے, کیا اس پر عمل کرتے ہوئے ان تمام تر جو یہ اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رپورٹ جو آ رہی ہے اس میں 15 نادرا کے بندے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ 22 سے 6 گریڈ تک کے درمیان تمام تر ہمارے اہم عہدوں پر فائز یہ لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر باقاعدہ سے حکمرانی کر رہے ہیں, لیکن یہ 2 شہریت کے جو ہے وہ حامل ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ ہمارا 1973 کا آئین جو ہے وہ کیا کہتا سنا, ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. یاد ہوگا 2 سال پہلے یہ معاملہ اٹھا تھا اور اس میں جو ہے پی ایم کے جتنے بھی ایڈوائزر تھے ان کو نااہل کر دیا تھا اور ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب پرائم منسٹر کے معاون خصوصی اور مشیر کے ڈول نیشنلٹی کا کیسز سامنے آیا تھا تو اس وقت اپوزیشن کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی, جلن ہوئی تھی, اور ان کا اتنا کوئی کیا کہنا چاہیے واویلا مچا دی تھی, لیکن ایسا ریئیکشن آیا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ان کی دوہری شہریت سے؟ جی بالکل ٹھیک کہا انم آپ نے, لیکن ایک وہی بات آتی ہے نا کہ دوہری شہریت رکھنا بری بات نہیں ہے, اسے چھپانا بری بات ہے. اور دوہری شہریت جو ہے چھپا کون رہا؟ سیاستدان. آپ لوگوں نے ان چیئرز پہ بیٹھ کے عوام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ان کی بہتری کا, تو آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ جب آپ چھپائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کرپٹ ہیں, اور کرپٹ پولیٹیشین تو کبھی ملک اور عوام کا فائدہ نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جو چھپاتے ہیں ایک طرح سے چوری ہے نا, آپ چھپا رہے ہیں, بتا نہیں لوگ, چوری اور سینہ زوری. یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ دیکھیں اگر تو کسی لڑکی کی شادی کرانے جاتے ہیں تو آپ لڑکے کی ساری چیزیں پوچھتے ہیں نا, آپ کا کردار جانتے ہیں. جی ایک زندگی جیسے ایک لڑکی ہے, اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے پہ ہم پورے اس کا کریکٹر اسکیچ نکال لیتے ہیں, ساری چیزیں کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کون, کردار کی بات کر رہا ہوں. تو تب آپ 22 کروڑ لوگوں کی جان کسی کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں, کسی پولیٹیشین کے, تو اس کا کردار میٹر کرتا ہے. اور کردار عمران خان صاحب کا کلیئر ہے, چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی, انفلیشن ہے پوری دنیا میں, سب کو پتا ہے, بٹ آپ کیریکٹر پہ نہیں بول سکتے. اور بہت سارے ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے ایک کوشچن آنسر راؤنڈ بھی کیا تھا, if you have seen the videos, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو صحافی ہیں, جو ہمارے نیوز اینکرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو سپیچ دینے کا موقع دیا جائے. آپ مجھے بات بتائیں, ایک بندہ چور ہے, مجرم ہے, تو کیوں آپ ایسے الاؤ کر رہے ہیں؟ کیا قانون صرف غریب لوگوں کے لیے, امیر کے لیے نہیں ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. قانون کی اگر آپ بات کریں تو میں تھوڑا سا قانون بھی یہاں پر جو ہے وہ بیان کر دیتی ہوں. 1973 کا میں آئین بتاتی ہوں. یہ جو دوہری شہریت لوگ رکھتے ہیں, دوہری شہریت کے حامل ہیں, ان کے لیے ہمارا آئین کیا کہتا ہے, اور فردر سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ, مطلب یہ ساری فہرست لے کر سپریم کورٹ پہنچے تو وہاں پر سپریم کورٹ کی طرف سے کیا تاثر آیا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. آپ یہ سب سے پہلے تو 1973 کا آئین دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستانی شہریت سے زیادہ شہریت رکھتا ہے اور بیرون ملک کی شہریت بھی حاصل کر لیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی الیکشن مہم میں حصہ نہیں لے سکتا ہے یا عسکری پاکستان میں شامل ہونے کی معاونت
نہیں کر سکتا ہے. آپ یہ چیز سمجھے کہ ہمارا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی الیکشن مہم میں حصہ لیں یا آپ الیکشن جو ہے وہ لڑیں. آپ لوگوں نے بہت اچھی بات کہی, یہ جو آپ نے معاون خصوصی کی بات ڈسکرائب کی کہ معاون خصوصی کا جب یہ معاملہ ہوا تھا ریسنٹلی, جب آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے جب وزیر اعظم عمران خان دور حکومت میں آئے تھے, تو اس وقت جتنے بھی معاون خصوصی تھے, زلفی بخاری سمیت, جو کہ بڑی ایکٹیو آپ کو پتہ ہے رہے ہیں, تو ان سمیت جو ہے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی شہریت جو ہے وہ پتہ چلی کہ یہ بیرون ملک بھی شہریت ان کی آ رہی ہے. تو ان کو وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت بڑا ہی سخت فیصلہ لیا اور تمام تر جو بھی ان کے مشیر تھے جن کے اوپر یہ فردر کیسز چلے ان کو نااہل کیا اور ساتھ میں ان سے استعفے لیے. اب آتے ہیں جی میرے اس ٹاپک کی طرف کہ میں آج یہ ٹاپک کیوں لے کر آئی ہوں, تو میں آپ کو بتاؤں جی. تو یہ رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں 22,000 سے زیادہ جو ہے تعداد ہے جو کہ اوور آل جتنے بھی ہمارے محکمے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو ہے نا وہ دوہری شہریت حامل لوگ ہیں. 1100 کا جو تعلق ہے وہ پولیس اور ساتھ میں جتنے بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان سے ہیں. اور اب آ جائے جی کہ 540 جو ہیں ان میں بھی جو یہ پولیس کے اندر بھی لوگ آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پولیس تو آپ کا انصاف کا وہ ہے, اس کے اندر بھی آ رہے ہیں جی. اس کے اندر 540 جو ہیں وہ کینیڈین ہیں, برطانیہ کے ہیں, اور ساتھ میں نادرا کے میں نے آپ کو بتایا تھا 15 ایسے جو ہے فردر ہمارے نادرا کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. اور یہ بہت زیادہ ہے, میں نے بتایا 6 سے لے کر 22 تک کے آپ کو ہر محکمے کے اندر گریڈ دیکھیں. اور 22,000 کی تعداد جب سپریم کورٹ میں پہنچی ہے یہ ایک بڑی طویل فہرست لے کر, تو سپریم کورٹ نے جو ہے اس پر فردر اب یہ کہہ دیا ہے کہ اس پر مزید کارروائی ہونی چاہیے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اب یہ فیصلہ کیا آتا ہے, کیونکہ 22,000 ایک بہت بڑا جو ہے وہ نمبر ہے ہمارے ملک کے اندر. اگر اتنے سارے لوگوں کو ساتھ میں نااہل کیا جاتا ہے, آپ یہ سوچیں کتنے لوگوں کے لیے گورنمنٹ جابس نکل آئے گی. دیکھیں گورنمنٹ آفیشلز کے لیے الاؤ نہیں ہے ٹو ہیو ڈیول سٹیزن شپ, بٹ دیکھیں ان کا بھی تو دل ہے, وہ کیا کریں, اللہ نہ کرے پکڑے جائیں کرپشن میں تو ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہے کہ دل ہے ان کا. اب سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی, بٹ یہ کہ ٹھیک ہے چلے جانے دیتے ہیں کہ خوش رہیں. لیکن والی بات ہے کہ دیکھیں امریکہ کی, برٹن کی, کینیڈین سٹیزن شپ یہ آسان کام نہیں ہے, آسان نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ کتنی کرپشن ہوگی. اگر کوئی 17 گریڈ کا آفیسر ہے, کیونکہ اسٹارٹ ہی میرے خیال سے 70 گریڈ آؤٹ ورڈز ہوا ہے, 70 گریڈ کے جو سیلری ہوتی ہے بڑی نارمل سیلری ہے, تو سوچے کرپشن کتنی کی ہوگی کہ وہاں پہ سٹیزن کی ہے, اور سٹیزن شپ کے لیے آپ کو اپنی وہاں پہ پراپرٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جسٹ ٹو ٹیل دیٹ. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بس یہ بتا دوں کہ ڈیول ہو یا نہ ہو, سٹیزن شپ ہو نہ ہو, پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ابھی 23 جنوری گزری بھی ہے, اور اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ خاص ڈیٹ بھی ہے. وہ کیسے خاص ڈیٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ 1517 کی اگر بات کی جائے تو یہ اس ڈیٹ کی کیا خاصیت تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اگر کوئی ورڈز میں جو ہے وہ کوتاہی بھی ہو جائے تو پلیز معذرت. سب سے پہلے اس تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کی اگر بات کی جائے تو اس دور کی بات کی جائے تو سلطان سلیم تھے جنہوں نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر, یعنی کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے سلطنت مملوک کو رادانیہ کے مقام پر جا کر ہرا دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے سیریا پہ قبضہ کیا, جارڈن پہ قبضہ کیا, اور ایجپٹ تک جو ہے وہ انہوں نے فتح حاصل کی, اور ساتھ ہی ساتھ حجاز کو بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا. اور اس میں جو شہر پائے گئے تھے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں, جدہ, طاہر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مکہ مدینہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ بھی شامل تھا. اس بات کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سلطان سلیم وہ پہلے سلطنت عثمانیہ کے لیڈر تھے جن کو خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ بلیسنگ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے حکومتی جو کہ وہاں کے فرائض تھے انہوں نے انجام دیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ عرشیا, اور ماشاءاللہ سے ویسے ٹاپک تو بہت ہی زیادہ اچھا لگے, کیونکہ آج کل اس طرح ہماری جو یوتھ ہے اس طرح کی نالج دینا اور ان چیزوں کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. بٹ سیڈلی انفارچونیٹلی لوگ نہیں اس طرح کی چیزوں پہ کو اتنا پڑھنا پسند کرتے. بٹ اینی ویز ہمارے شو کے ذریعے ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. ہمارا شو از آل اباؤٹ انفرٹینمنٹ, مطلب انفارمیٹیو بھی اور انٹرٹین
एंटरटेनमेंट भी है, तो दोनों चीजें आपको सारे फ्लेवर्स इस शो में मिलेंगे. बट नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स हर टॉपिक कि उनकी जो भी काविशें थी, उनकी जो भी मेहनतें थी, उन्हें हम या कोई भी फरामोश नहीं कर सकते. इवन तारीख गवाह इस चीज की. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि अभी फिलहाल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनके भी जो रूट्स हैं वो ऑटोमन एम्पायर से कनेक्ट होते हैं. और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं अली कमाल, वो भी ऑटोमन एम्पायर के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे. यहाँ अली कमाल के बारे में ये भी बताती चलूं कि वो पोएट थे, पॉलिटिशियन थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर एडिटर और जर्नलिस्ट थे. अच्छा, उस जमाने में जो है मिनिस्टर जो होते थे उनको पाशा भी कहा जाता था. लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी वो सिविल वॉर में हुई थी और उनको जो है कत्ल कर दिया गया था अली कमाल तुर्क को. जी बिल्कुल ठीक कहा ना आपने. अली कमाल तुर्क ही थे जो ब्रिटेन के साथ और बाज़ंतीनियों के साथ आगे जाके फर्दर उनका 100 साल का मुआहिदा हुआ था और किया था. तुर्क की हेल्प की थी जो भी मतलब उस टाइम के हिसाब से. लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी होशियार ने बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक. ये ऑडियंस जो फॉलो अप कर रही है डे वन से वो जानती है कि खिलाफत उस्मानिया. मैं डे वन से जब कुछ होता है तो मैं कहती हूँ कि मुझे इनको मजीद पढ़ना भी पसंद है. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि खिलाफत उस्मानिया के जो लीडर हैं, जिनका नाम उस्मान है, खिलाफत उस्मानिया के जो लीडर और जिनकी काविशें और जिनकी मेहनत और लगन से जो है मुसलमानों ने, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो उस दौर में बहुत गलत किया जा रहा था. बाज़ंतीनिया जो बाज़ंतीनी अपने ही लोगों के साथ गलत कर रहे थे, चाहे वो सलीबी हो, बाज़ंतीनी हो, 3 ऐसे लोग थे. लेकिन मैं बताऊंगी कि ये लीडर, ये सच्चे लीडर कब पैदा हुए. उस्मान, उस गाजी उस्मान कहा जाता है. तुर्क में इनकी, तुर्क क्या पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है. जो हमारे उस्मान गाजी थे वो 1258 में पैदा हुए थे. ये शेर दिल इंसान 1258 के साथ साथ यहाँ इन्होंने जो खिलाफत की नींव रखी, जिसको कहते हैं खिलाफत उस्मानिया. अच्छा, मैं आपको बताऊं मुसलमानों में खिलाफत क्या जो है इम्पोर्टेंस रखती है. जितने भी देखने वाले लोग हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन के लिए, उस टाइम पे जो हाकिम होता था उसे कहा जाता था खलीफा, जो रूल करता था. और खलीफा जो है हुक्म देता था और इसलिए खिलाफतें बनती थी. लेकिन यहाँ पे जब खिलाफत उस्मानिया का दौर स्टार्ट हुआ वो हुआ था 1299 में. 1299 की जो दौर था उस टाइम बाज़ंतीनियों के बराबर में जो है खिलाफत उस्मानिया का एक अपना जो हुकूमत इन्होंने संभाली थी उस्मान गाजी ने. और साथ साथ जब 1324 में इनका इंतकाल हुआ था तो बहुत ही अफसोस के साथ, लेकिन फिर आगे फर्दर जो चीजें हैं उनके बेटे, फिर उनके बेटे तो तमाम जो लोग थे खिलाफत उस्मानिया में उस टाइम ये ऐसा जज्बा रखते थे कि कोई भी इनकी नींव हिला नहीं पाया कि काश आज मुस्लिम उम्मा में जो दौर आए, मुसलमानों पे जो दौर है, कि काश आज के दौर में भी कोई ऐसा गाजी हमारे अंदर और हमारे पास हो. बिल्कुल, ये बात तो है. कायनात, अनम, उर्शिया, आप लोगों ने जो है वो पूरा ही इसका जो बैकग्राउंड तो तारीख का वो आप लोगों ने बड़े अच्छे से बताया. मैं तारीख के बारे में नहीं बताऊंगी थी. मैं एक ही चीज कहूंगी कि 100 साल का जो मुआहिदा था बेसिकली, और ये जब मुआहिदा अब, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि 2023 के अंदर जो है वो ये मुआहिदा अब कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसके बाद दोबारा से जो है वो टर्की के अंदर ये खिलाफत का दौर आने वाला है. तो क्या ये एक पॉइंट है, इसके बारे में सोचिएगा. क्या ये जो सल्तनत उस्मानिया के बारे में इतना बताया जा रहा है अब, क्योंकि ये तासुर जताया जा रहा है कि सल्तनत उस्मानिया से और सल्तनत के जो जज्बात है आवाम के साथ, इनके जज्बात को कनेक्ट करे ताकि टर्की के अंदर दोबारा से सल्तनत कायम हो सके. आई वुड लाइक टू से जब भी मुसलमानों पे कोई जुल्म हुआ तो ये जो लीडर्स थे दे टुक अ स्टेप एंड उन्होंने बचाया. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ लीडर्स एनीमोर. बट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कायनात कि यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक. यस. मुसलमान तब इतनी हुकूमत कर रहे थे पूरी दुनिया पे, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे और इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ सब खुश थे. व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा यूनुस, एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं तमाम लोगों को कहूंगी और अपील करूंगी कि आप प्लीज खिलाफत उस्मानिया और दौरे उस्मान से पहले जो है सलमान शाह की जो सोच थी और जो अर्तुगरुल गाजी की सोच थी वो भी अगर आप पढ़ें तो काफी आपको हेल्प होगी. यहाँ पे चीज ये हुई कि गद्दार, शुरू से गद्दार ही आपको खोखला करते हैं. जब अपने आपस में बैठने वाले ही गद्दारी करें और मुल्क बेच दें, जैसे मैं अभी आज के दौर की बात करूं, मुल्क बेच दें, दूसरे लोगों के साथ ऐसी सियासतें बनाएं कि अपने मुल्क के, अपने लोगों की जानों के साथ सौदा कर लें, तो फिर तबाही आती है, चाहे वो कोई भी दौर हो. और यही हुआ था. मैं आपको बताऊं, बाज़ंतीनियों के साथ और सलीबियों के साथ मिलकर जो है उनके लोगों को भी मारा और नाम डाला यहाँ के खलीफा और यहाँ के लोगों के, मुसलमान कर रहे थे. इसी वजह से जो है लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे इस खिलाफत उस्मानिया को लेकर.
اچھا جیسے آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو ٹیررسٹ شو کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا ایکٹ ہے جو اس زمانے سے کیا جا رہا ہے, تو یہ وہی چیز ہے, مطلب ابھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ بدل گئے لیکن ان کی حرکتیں نہیں بدلی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, اور یہاں پہ میرے پاس آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت سی لائنز ہیں, اور پوئٹری بہت اپنے اندر ایک بہت بھاری زبان ہے اور سب سے بیوٹیفل فارم آف لٹریچر ہے. تو میں 2 پل کے لیے آپ کی توجہ چاہتی ہوں تاکہ میں یہ خوبصورت لائنز آپ سب کی نظر کر سکوں. تو ملاحظہ فرمائیے گا جی, یہ میری دل کے بہت ہی قریب ہے لائنز. جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا, وفا کی آرزو کرنا, سفر کی جستجو کرنا. یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے, مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے. اگر تم حوصلہ رکھو, وفا کا سلسلہ رکھو, جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو. کیا کہنے, واہ واہ واہ. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی ناکام نہ ہوگے. کیا کہنے, بہت خوبصورت, زبردست, اچھا میسج تھا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے, نہ اس میں کوئی ردم ہے, لیکن اس میں جو میسج تھا وہ بہت ہی ڈیپ تھا. اس میں بندے کی خدا سے ایک ڈائریکٹ کانورسیشن تھی, تو اس لیے مجھے بہت پسند تھی, اور امید کرتی ہوں آج کا شو آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا. ساری اپڈیٹس اور سارے ٹاپک سے ہم نے آپ کو آج آگاہ کیا, اور کل جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں گے, لیکن اس کے لیے کل آپ کو ہم سے پھر ملنا پڑے گا. بٹ سیم ٹائم سیم چینل بٹ ناٹ دا سیم ڈے. وی ول میٹ یو ٹمارو. ٹل دین اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.